वेलकम और डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, इसी चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें, हमने न्यूमेरिकल करे थे U2 मैनोमीटर की। ठीक है, तो हमारे जो मैनोमीटर्स थे वो तीन तरह के थे। सिंपल मैनोमीटर की बात करें, तीन तरह के थे। पीजोमीटर था, पीजोमीटर हो गया है। U2 मैनोमीटर भी हो चुका है। अब थर्ड हमारा जो बचा हुआ है सिंपल मैनोमीटर का टाइप, उसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो आज सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एक स्तंभ या फिर एकल भी कह सकते हैं, एकल स्तंभ द्रव दाब मापी। ठीक है, एकल स्तंभ द्रव दाब मापी। ठीक है, इसे हम माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे से छोटा प्रेशर को आपको मेज़र करना है, मतलब कम से कम प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है बहुत कम होता है, वहाँ पर भी हम प्रेशर इसकी सहायता से मेज़र कर सकते हैं। तो हम माइक्रो मैनोमीटर का यूज़ करके कम से कम प्रेशर को भी मेज़र करते हैं। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर बात करें या फिर माइक्रो मैनोमीटर की बात करें, इसका यूज़ करके हम छोटे से छोटे प्रेशर का भी मेज़रमेंट करते हैं। तो जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, ये भी दो तरह के होते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इससे क्या कहते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर को? एकल स्तंभ द्रव दाब मापी। माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं इसे। माइक्रो मैनोमीटर में मतलब क्या? सूक्ष्म ग्राही, मतलब बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म दाब को भी क्या कर सकता है, ये माप कर सकता है। डेफिनेशन है हमारी सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, द डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। मतलब ये डिवाइस बहुत छोटे से छोटे प्रेशर को भी मेजर कर सकता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड सेंसिटिव और माइक्रो मैनोमीटर। इसलिए ये क्या है, बहुत सेंसिटिव और या फिर माइक्रो मैनोमीटर भी कहलाता है ये। ठीक है, जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो तरह के होते हैं। सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर बात करें, पहला है सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और दूसरा है इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। मतलब जो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, ये दो तरह के होते हैं। सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और दूसरा है इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। मतलब ये दो तरह के मैनोमीटर्स होते हैं। एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है, सेंसिटिव मैनोमीटर होता है, दूसरा होता है इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इन्हें क्या करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले, हमारा सबसे पहला कौन सा है इसमें सिंगल कॉलम मैनोमीटर में? सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा डायग्राम दिया है किसका? सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर हम बात करें, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है, पहला टाइप है, ले सकते हैं। ये पहला है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का, जिसे हम कहते हैं सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। इसका यूज़ करके बहुत छोटे से छोटे प्रेशर को भी हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर बाद में इसकी वर्किंग देखेंगे, फिर इसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये काला ब्लैक जो हमारा ये पारा भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है। और जो ये रेड सा पोर्शन दिख रहा है आपको, रेड सा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। अभी मान लो हमने इस पाइप के साथ इसे जोड़ा नहीं है, तो पाइप के साथ जब हमने जोड़ा नहीं है, तो जो हमारा पारा होता है वो कहाँ तक होता है? यहाँ तक होता है पारा जो होगा। मतलब हमने क्या करा, अभी जब पाइप के साथ नहीं जोड़ा है, तो आपको पता है पाइप के साथ नहीं जोड़ा है तो ये वाला यहाँ तक तो होगा नहीं, ये नीचे होगा। तब क्या होता है, जब हमने पाइप के साथ नहीं जोड़ा है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब हमने पाइप के साथ नहीं जोड़ा होता है, तब हमारा पारा यहाँ तक होता है। यहाँ तक जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, यहाँ तक होता है हमारा पारा। ठीक है, यहाँ तक पारा होता है, जो ब्लू दिख रहा है जितना ऊपर का, यहाँ तक होता है हमारा बी तक होता है। और जो हमारा ये वाला द्रव है, ये यहाँ पर होता है नीचे होता है, ये ऊपर नहीं चढ़ा होता है। ठीक है, ये हमारा नीचे होता है यहाँ तक। तो जो ये वाला पारा है ये यहाँ तक होता है। ठीक है, और जो ये वाला पारा है हमारा, ये ऊपर होता है यहाँ पर ब्लू वाले पोर्शन में। ठीक है, मतलब जब हमारा ये पाइप के साथ कनेक्टेड नहीं है, और लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे पाइप के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, तो पाइप के साथ कनेक्टेड होने के बाद तुरंत इसके प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इसका प्रेशर इधर की तरफ डलता है। तो जब प्रेशर के कारण क्या होता है, इसका प्रेशर के कारण क्या होता है, द्रव हमारा इधर से फ्लूइड
इधर तरफ गति करने लगता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इतनी हाइट क्या होती है, कम हो जाती है। ये हाइट कितनी है हमारी, डेल्टा एच। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारी डेल्टा एच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच यहाँ से द्रव क्या होता है, नीचे खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, वाटर आ गया, यहाँ वाटर आ जाता है ऊपर से पानी, और यहाँ से हमारा जो पार होता है वो डेल्टा एच हाइट नीचे आ जाता है। और डेल्टा एच हाइट नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं अब, यहाँ पे द्रव कितना चढ़ जाता है, H1 हाइट ऊपर चढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर जब आपने पाइप के साथ कनेक्ट कर दिए तो डेल्टा एच द्रव तो नीचे आ जाता है इधर की तरफ, राइट लेफ्ट वाला, और राइट की नली में हमें क्या होता है, H1 हाइट तक द्रव ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप दिख रहा है राइट वाला जो पोर्शन है एक पतली सी कांच की नली है, लेकिन हमने ये वाला पोर्शन देखना है, ये क्या होता है, एक गोल आकार का होता है पूरा सिलेंड्रिकल शेप में। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बड़े आकार का है। आपको पता ही है, अगर मान लो कोई बहुत बड़े आकार का मान लो है तो इसमें से छोटी सी हाइट में द्रव में जो कमी आएगी वो हमारी पतली सी नली में बहुत हाइट तक द्रव चढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें छोटा सा जो बहुत अंतर आया है उस छोटे से भी अंतर को इसमें क्यों हो रहा है, एक कांच की नली में क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा द्रव ऊपर उठ जाता है। तो इसे आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर मान लो इसमें थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो इसमें आपको पता है इसमें थोड़ी सी भी कमी आएगी द्रव की हाइट में, तो यहाँ पर आपको द्रव जो होता है ज़्यादा क्षेत्रफल में, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है उसका कम, तो यहाँ पर छोटा सा द्रव जो थोड़ी हाइट का द्रव नीचे है वो इसमें बहुत हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आसानी से आप निकाल लेते हैं छोटा सा प्रेशर में डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब कितना प्रेशर चेंजेस हुआ उसमें जोड़ने के साथ पाइप को, समझ रहे हैं आप। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसमें। इस वाले जो पार्ट को होता है इसे हम कहते हैं बेसिन, ठीक है। बेसिन कहते हैं, बेसिन एक सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हैं जिसमें पानी उनी भरा होता है, ठीक है। इसका हमने डायमीटर मान लिया, ये देखो बड़ा है क्षेत्रफल में, इसका डायमीटर मान लिया कैपिटल डी। और यहाँ पर आपकी छोटी सी पतली सी नली है, इसका व्यास मान लिया स्मॉल डी, ठीक। इसमें मान लिया ब्लैक पारा भरा हुआ है और कम काट वाली भुजा है, ये छोटी काट वाली भुजा है, छोटे कम क्षेत्रफल की। और जो ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बेसिन का ज़्यादा होगा, डाया डी है, ठीक है। और जो हमारा बेसिन है इसके सेंटर पॉइंट से, जो हम कह सकते हैं इसके सेंटर पॉइंट से पहले कहाँ तक था, पहले यहाँ तक था, ये पहले यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक था पारा। फिर यहाँ से जब हमने क्या करा, इसे जोड़ दिया तो पारा क्या हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, डेल्टा एच हाइट नीचे आ गया पारा, और यहाँ पर वाटर भर गया, ये वाटर भरा है यहाँ पर वाटर, ये ठीक है, यहाँ तक वाटर आ जाता है। और यहाँ से अगर बात करें, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, किसका सेंटर पॉइंट है, बेसिन का, बेसिन के सेंटर पॉइंट से पाइप के सेंटर पॉइंट तक की दूरी कितनी, हमारी वर्टिकल डिस्टेंस H2 है। इसी तरह से हमारे बेसिन के सेंटर पॉइंट तथा जो हमारा राइट वाला नली है उसके हेड की फ्री हैंड की डिस्टेंस कितनी है, H1 है, ठीक है। इसमें भरा हुआ है पानी, तो पानी का अपेक्षित गुरुत्व हमने H2 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ पे H2 माना है, यहाँ पानी का अपेक्षित गुरुत्व H2 मान लिया, यहाँ पे H1 हाइट माना है, यहाँ पे पारे का, यहाँ पे पानी है, यहाँ पारे का मान लिया आपने S1, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पारा भरा है, यहाँ पानी, पारे का S1 अपेक्षित गुरुत्व, पानी का S2, यहाँ से यहाँ तक की हाइट H2, यहाँ से यहाँ तक की हाइट H1। अब काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जितना द्रव इसमें नीचे उतरेगा उतना ही द्रव इसमें क्या होगा, हाइट तक चढ़ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है, तो यहाँ क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो यहाँ से थोड़ा सा भी जो अंतर आएगा वो इस नली में बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इस नली की बात करें डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं, जिससे आपको ईजीली पता चल जाएगा कि हम कितना द्रव यहाँ पर नीचे उतरने पर यहाँ कितना द्रव ऊपर चढ़ जाता है। करें स्टार्ट। तो देखो सिंपल से आप बात करें, जितना यहाँ का जो फ्लूइड होगा उसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा इस नली में जितना हाइट तक द्रव चढ़ जाएगा उसके बराबर ही होगा। आप देखें, हम सबसे पहले तो जो यहाँ पर बात करें, ये जो नली है जब इसमें कुछ भी पाइप जुड़ा नहीं था तो हमारा पारा यहाँ तक था, यहाँ तक, लेकिन अब कितना हाइट कमी आ गई, डेल्टा एच हाइट कम हो गई, मतलब इसकी हाइट में कितना अंतर आ गया, डेल्टा एच हाइट। तो जो डेल्टा एच हाइट में जो कमी आई है उसी की वजह से क्या हुआ, पहले ही पारा यहाँ तक था, तो जितना इसमें डेल्टा एच कमी आई उतना ही H1 इसमें क्योंकि चढ़ गया, मतलब डेल्टा एच की जो हाइट है इसमें कमी है और H1 क्या है इसमें बढ़ोतरी, मतलब राइट वाले में H1 हाइट तक द्रव चढ़ गया और डेल्टा एच लेफ्ट वाले में द्रव उतर गया। क्यों, जब हमने पाइप को जोड़ा। तो हम कह सकते हैं ये वाली हाइट, मतलब कह सकते हैं जितना फ्लूइड यहाँ से नीचे उतरा है उतना ही फ्लूइड का आयतन क्या होगा, ऊपर चढ़ा होगा। तो कह सकते हैं जो फ्लूइड यहाँ से नीचे आया है उसका आयतन बराबर होगा जो फ्लूइड इसमें ऊपर चढ़ा है H1 हाइट तक, उसका आयतन बराबर ही होगा। तो सिंपल हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों का क्या हो जाएगा, बेसिन के
आयतन में परिवर्तन, बेसिन का आयतन में परिवर्तन कितना है, डेल्टा एच बराबर किसके होगा, कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन, कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन बराबर होगा नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, बेसिन के आयतन में परिवर्तन, ठीक है, बेसिन के आयतन में परिवर्तन, तो जो बेसिन है बेसिन का आयतन में परिवर्तन बराबर होगा कम काट, ठीक है, कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन, ठीक है, कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन, ठीक है, बराबर कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर किसका कितना कितना आयतन होगा। बेसिन की अगर बात करें, देखो इसका व्यास कितना है डी, तो इसका देखो आयतन क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या देंगे आप, डेल्टा एच। इसका क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा, इंटू ऊंचाई हो जाएगा, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर h1 हाइट ऊपर चढ़ जा रहा है, ये कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, ए क्षेत्रफल का कैपिटल ए क्योंकि ज़्यादा है, तो कैपिटल ए क्षेत्रफल का द्रव इसमें डेल्टा एच हाइट तक क्या होता है, नीचे आ जाता है, उतना ही द्रव क्या होता है इसमें स्मॉल ए अमाउंट के क्षेत्रफल में h1 हाइट तक चढ़ जाता है। तो दोनों का आयतन बराबर है, दोनों का आयतन हो गया बेसिन के आयतन में परिवर्तन बराबर कम काट वाली भुजा के आयतन में परिवर्तन, स्मॉल काट की जो बेसिन का आयतन हो गया ए इंटू डेल्टा एच, और बेसिन में कितना चढ़ गया ए इंटू h1। तो यहाँ से हम डेल्टा एच का मान अगर निकालें तो डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एच का मान आ जाएगा यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू h1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू h1 ले सकते हैं, और स्मॉल ए क्या हमारा क्षेत्रफल है कम काट वाली भुजा का, कम काट वाली भुजा की अगर बात करें उसका डायमीटर कितना है स्मॉल डी, तो स्मॉल ए इक्वल टू सकते हैं π/4 स्मॉल डी स्क्वायर, और कैपिटल ए का मान ले सकते हैं कैपिटल डी इसका π/4 कैपिटल डी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इससे अब देखो कुछ सॉल्व करके देखें हम तो आसानी, देखो डेल्टा एच इक्वल टू स्मॉल ए का मान कितना है π/4 डी स्क्वायर और π/4 डी स्क्वायर अपॉन π/4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू h1। यहाँ से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू h1 बचा। और आपको बता दें यहाँ पर जो बेसिन होता है इसका जो व्यास होता है स्मॉल वाले से 100 गुना होता है, मतलब कैपिटल डी का मान हमेशा कितना होगा, अगर मान लो इसका 10 है तो इससे 100 गुना होगा ये हमेशा। तो स्मॉल डी का मान लेते हैं 1 है, तो कैपिटल डी का कितना है 100, तब हम पुट करके देखते हैं, तो डेल्टा एच का मान निकाल के देखते हैं, ठीक है। इधर तब देखते हैं इधर राइट की तरफ, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का होल स्क्वायर इंटू h1 है, स्मॉल डी का मान लिया 1, और कैपिटल डी जो होता है हमेशा 100 गुना होगा स्मॉल डी से इंटू h1। अच्छा स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर तो है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी क्षेत्रफल होता है 100 गुना, ठीक है, क्षेत्रफल होता है 100 गुना। हमारा स्मॉल डी मान लो, स्मॉल डी से कैपिटल डी क्या होगा 1 और 10 मान लो, ठीक है, स्मॉल डी 1 मान लेते हैं और कैपिटल डी 10 मान लेते हैं, जो क्षेत्रफल होता है वो 100 गुना होता है। स्मॉल डी हमने मान लिया 1 और जो नीचे वाला कैपिटल डी है वो मान लिया 10, क्योंकि क्षेत्रफल होता है 100 गुना, ठीक है। ये हो जाए 1/100 h1, मतलब अगर मान लो डेल्टा एच इसमें क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा h1 अपॉन 100, यहाँ से हम ले सकते हैं h1 इक्वल टू डेल्टा एच इंटू 100। इसका देखो मतलब समझ में आ रहा है आपको, इस लाइन का मतलब बहुत है, इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब अगर मान लो डेल्टा एच हाइट तक द्रव क्या होगा, इसमें जो हमारा बेसिन है इसमें से अगर नीचे उतरेगा तो डेल्टा एच हाइट अगर मान लो 1 सेंटीमीटर नीचे उतर रहा है तो इससे 100 गुना h1 हाइट तक क्या होगा द्रव राइट वाले में चढ़ जाएगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके 100 गुने के बराबर होता है। बेसिन का जो क्षेत्रफल होता है, बेसिन का जो क्षेत्रफल होता है ये वाला क्षेत्रफल बेसिन का 100 गुना होता है, इस वाले क्षेत्रफल से 100 गुना होता है ये वाला क्षेत्रफल हमेशा ही। तो आपका क्या होगा यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा,
जब हमने स्मॉल डी का मान 1 ले लिया, कैपिटल डी का मान 10 ले लिया, तो हमने मान निकाला, तो मान आ गया हमारा H1 इक्वल टू डेल्टा H इंटू 100, मतलब डेल्टा H का मान 1 सेंटीमीटर उतरेगा ये, तो जो हमारा H1 है, H1 में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब जितना द्रव डेल्टा H में उतरेगा, मतलब जितना द्रव बेसिन में उतरेगा उससे 100 गुना द्रव क्या होगा, इस वाली नली में चढ़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर को भी हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत छोटे से छोटे प्रेशर को भी आसानी से इससे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं हमारा, तो हमारा जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर की अगर हम बात कर रहे थे, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर हो गया और दूसरा है इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। तो दूसरा पढ़ते हैं हम, दूसरा ये है। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर का दूसरा टाइप है इंक्लाइंड कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इसमें क्या है, नत नली का, मतलब ये इसमें ट्यूब जो होती है हमारी कुछ नहीं है, बस इंक्लाइंड होती है। तो इसमें इंक्लाइंड कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर जो होता है, इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर का टाइप है। इसमें जो हमारा बेसिन होगा ही होगा, बस इसमें जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, इसलिए इसका नाम हो गया इंक्लाइंड कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, देख लेते हैं इसे एक बार। देखते हैं फिर जो हमारा सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर है उसका टाइप क्या है, इंक्लाइंड कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इसमें जो आपकी राइट वाली नली का होती है, नली होती है, इसकी जो ट्यूब होती है वो कैसी होती है, इंक्लाइंड होती है। मान ली किसी थीटा कोण पर ये झुकी हुई है। ठीक है, और इसका जो राइट वाला लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो सेम होता है, ये बेसिन है, बेसिन से पाइप कनेक्टेड है जिसका हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, जब अगर हम बात करें इसमें, जब हम ये वाला पाइप कनेक्टेड नहीं करते हैं तब हमारा जो बेसिन होता है, तो बेसिन में अगर हम बात करें, बेसिन में थोड़ा ऊपर होता है, इसमें पारा थोड़ा ऊपर ही होगा और यहाँ पे थोड़ा नीचे होता है ये पारा। लेकिन जैसे हम जोड़ देते हैं, यहाँ से दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ से प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ से जो हमारा पारा होता है थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पर पारा भर जाता है। और इस वाले का भी हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे से छोटे प्रेशर को भी मेज़र करने के लिए। अब देखो इससे हम कैसे मेज़र करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इक्वेशन कैसे बनती है, रुकिए। ठीक है, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर पढ़ा था हमने, इसमें एक चीज़ रह गई, ये और देख लेते हैं हम। आपने देखो कहाँ तक हो गया था, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर की अगर हम बात करें, तो सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर हमने एक चीज़ ये देख ली, ये वाली इक्वेशन बना ली थी, ये वाली जितना इसमें आयतन में कमी आएगी उतना ही इसमें आयतन में वृद्धि होगी। इसका हमने इक्वेशन जनरल फार्मूला बनाया था, डेल्टा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू H1, या फिर इसे क्षेत्रफल फॉर्म में हमने क्या लिखा था, क्षेत्रफल की फॉर्म में लिखा था डेल्टा H इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H1 लिखा था। तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा H इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H1, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, ये आपको यूज़ करना है आगे, इसलिए आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर में थोड़ा रह गया था, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। देखो यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर हमने जनरल इक्वेशन तो नहीं बनाई थी इसकी, हमें यहाँ पर अगर प्रेशर निकालना हो, प्रेशर हेड के फॉर्म में मान लो, तो हेड के फॉर्म में प्रेशर निकालेंगे कैसे, उसकी तो इक्वेशन लगी थी, तो उसी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ले लेंगे और राइट वाला राइट में ले लेंगे। आपको पूरा लिखना है, दाएं तरफ वाली नलिका में चढ़े हुए द्रव का तल, और लेफ़्ट वाले में बाएं तरफ वाली नलिका में चढ़े हुए द्रव का तल। ठीक है, पूरा लिखना है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में। जो अननोन मान है वो लेफ़्ट की तरफ है, इसको मान निकाल लेते हैं कोई HA, हेड के फॉर्म में निकालना तो HA। ठीक, HA मान लिया, जिसका मान निकालना है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक आपने देखा क्या भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाटर। तो वाटर कितना है, H2। अब वाटर का अपेक्ष गुरुत्व H2 है, हाइट कितनी है, H2 है। देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट H2 है और गुरुत्व H2 है। लेकिन जब हमने इसे जोड़ दिया इसके साथ, तो इसमें कितना द्रव नीचे आ गया था, यहाँ से द्रव और नीचे, क्योंकि यहाँ से जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से तो H2 है, लेकिन जब हमने इसे जोड़ा तो यहाँ से वाटर जो हो गया थोड़ा और नीचे आ गया था, ये ब्लू लाइन तक आ गया था, जब हमने जोड़ दिया था, यहाँ के द्रव यहाँ चढ़ गया था, तो यहाँ तक चढ़ गया था। मतलब ये द्रव कहाँ तक है, नीचे और कहाँ तक है, डेल्टा H हाइट तक और नीचे है, क्योंकि डेल्टा H हाइट क्यों रहा है, ये नीचे आ गया था, और
तो डेल्टा एच और जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आपने ये जोड़ा है तो डेल्टा एच हाइट तक और नीचे आ गया था ये, ठीक है। H2 तक होगा ही होगा, साथ में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच और आ जाएगा। डेल्टा एच किसका होगा, ये वाटर का ही होगा, वाटर का आप चुके हो तो H2 है, तो यहाँ पे डेल्टा एच इंटू H2 हो गया। बराबर करते हैं, बराबर जब करेंगे तो बराबर में हम बात करें तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बराबर में अगर हम देखें तो बराबर में क्या होगा, यहाँ पे सामने यहाँ पर H1 हाइट तक क्यों हो रहा है, H1 हाइट ऊपर चढ़ गया है, क्या चढ़ गया है, पारा H1, और पारे का अपेक्षित गुरुत्व कितना है, S1 है, ठीक। प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से कितना चढ़ गया है, H1 चढ़ गया ऊपर, यहाँ से तो ऊपर चढ़ गया H1, लेकिन आप ये भी तो देखिए, ये वाला भी तो अंतर आ गया इसमें, ये अंतर क्या आ गया इसमें, पहले हमारा जो द्रव होगा पहले यहाँ तो होगा, लेकिन जितना इसमें नीचे आ गया उतना ही द्रव ऊपर क्या आ गया, इसमें ऊपर आ गया। तो ये जो हाइट हमारी H1 वो तो सेंटर से है, लेकिन ये हाइट भी तो इसमें द्रव चढ़ा हुआ है ऊपर, क्योंकि इतना हाइट इसमें नीचे उतरा है, इसमें ऊपर चढ़ा भी है, तो ये भी कितना है, डेल्टा एच। तो आपको याद रखना है यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा एच दोनों तरफ रहेगा सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर में। तो डेल्टा एच ये क्योंकि इसमें क्यों क्या, जब हमने इसे जोड़ा तो इसमें डेल्टा एच नीचे आ गया, इसमें डेल्टा एच ऊपर उतर गया, ऊपर आ गया, तो H1 तो होगा ही होगा, साथ में डेल्टा एच भी होगा इधर भी। तो डेल्टा एच और इधर क्या भरा हुआ है, पारे का अपेक्षित गुरुत्व इंटू S1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डेल्टा एच है, यहाँ पे भी डेल्टा एच है, तो दोनों सब एक तरफ कर लेंगे, एच इधर ही रहने देंगे, एच इधर ही रहने दो और बाकी सबको उधर भेज दो, तो वहाँ से बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो H1 लिख दिया हमने, S1 इसे इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा H2 प्लस डेल्टा एच S1 है, और यहाँ पे क्या है माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो डेल्टा एच S2, यहाँ पे डेल्टा एच दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, H1 S1 माइनस S2 प्लस डेल्टा एच कॉमन ले लिया, S1 माइनस S2। यहाँ पर अगर बात करें डेल्टा एच का मान हमने कुछ निकाला था, ड्राइव करा था हमने डेरिवेशन, वो मान डायरेक्ट पुट कर देना होगा हमें, ठीक है। डेल्टा एच का मान हमने क्या निकाला था, देखो डेल्टा एच का मान निकाला था स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H1, तो इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा एच के स्थान पर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H1, तो S1 माइनस S2 इंटू H1। तो ये आपका पूरा मान आ जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन के जरिए हम क्या करेंगे, यूज़ करके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि किसी तरह से अननोन हेड प्रेशर का मान निकालना है आपको, तो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कैसे बनी आपको पता चल गया, एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने HA का मान जो अननोन था वो लिख दिया, प्लस राइट की तरफ क्या बढ़ा था, इसमें राइट की तरफ बढ़ा था यहाँ पर वाटर, तो जो वाटर जितनी हाइट तक यहाँ पे चढ़ा हुआ है उसका हमने बात करें, वाटर का अपेक्षित गुरुत्व कितना है, S2 कितनी हाइट था, S2 प्लस यहाँ पर डेल्टा एच नीचे फ्लक्चुएशन हो गया था, डेल्टा एच इंटू S2 बराबर H1 इंटू S1 क्या है, पारे का है, प्लस डेल्टा एच S1, क्योंकि डेल्टा एच इसमें भी अंतर आ जाएगा, ठीक है। दो सबको एक तरफ ले जाओ, सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर के न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करेंगे, और डेरिवेशन हो गया ये अननोन हेड प्रेशर का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा चल रहा था इंक्लाइंड कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कैसा है, एक इंक्लाइंड कॉलम है जिसमें ये वाला पोर्शन आपका इंक्लाइंड थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने क्या करा, इस वाले पाइप को जैसे जोड़ा तो पहले यहाँ पे हमारा पारा यहाँ तक था, तो जैसे हमने इस पाइप को जोड़ा तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा डेल्टा एच हाइट तक नीचे आ जाएगा द्रव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हाइट क्या आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, डेल्टा एच हाइट क्या बढ़ जाएगा इसमें आगे, लेकिन उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो अंतर है वो वाला आपको इसमें नहीं लेने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाली जो हमने हाइट है, पहले द्रव यहाँ तक था, अब द्रव कितना आगे भाग गया, L हाइट तक आगे बढ़ गया द्रव, तो L हाइट तक ऊपर चढ़ गया जब हमने पाइप के साथ जोड़ दिया। L कैसी है, ये इंक्लाइंड हाइट है, और कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मान ली हमने, H2 मान ली, तो इसे हम त्रिभुज फॉर्म में बन गया। ये देखो यहाँ पर ये कितना L और जो हाइट है वो H2, और क्षैतिज के साथ कोण कितना बनना है, थीटा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन H2 कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन H2 यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन बनना है आपका पूरा, ये कैसा बनना है, त्रिभुजाकार बनना है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये L लंबाई है, ये H2 हाइट है, तो यहाँ बन रहा है साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन H2 बन रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये वाली बना सकते हैं, यहाँ तक कोई बनाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, आगे देखें फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई कितनी है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। बी और सी की जो लंबाई है वो एल है, और यहाँ पे जो ऊंचाई है इसकी S2 है, और कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कण। लंब कितना है, S2 अपॉन कण कितना है, L। तो यहाँ से S2 का मान क्या आ जाएगा, S2 इक्वल टू L साइन थीटा आ जाएगा, S2 इक्वल टू L साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे आपको हेड निकालना है। तो जहाँ ये मान लिया हमने, क्या है हमारा बाएं सिरा, बाएं सिरे में द्रव तल की ऊंचाई। सेम इस तरह से लिखना है आपने, दाएं सिरे में द्रव तल की ऊंचाई, इस तरह से लिख देना है आपको। अब देखो बाएं सिरे की अगर हम बात करें, बाएं सिरे में क्या अननोन मान है, यहाँ पे एच ए मान लो, एच ए प्लस एच ए। फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रेशर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर हेड कितना होगा, H1 है, H1। और क्या भरा हुआ है यहाँ पे, आप चेक करो तो वाटर का है, वाटर का S2 दिया, यहाँ पे S2 दिया है। यहाँ पर H1 है तो यहाँ पे S1 कर दो। ठीक है, अब सही है। और यहाँ S2 है तो यहाँ क्या कर दो, S2 कर दो, तब सही है। मतलब H1 है तो S1 कर दो, S2 है तो S2 कर दो इधर। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट S2 है तो इधर भर दो, S2 भर दो। इसका आप ग्रोथ तुमने S1 कर दिया पानी का, तो S1 इंटू H1 हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा इधर, और तो कुछ है नहीं, बराबर में क्या है, यहाँ कितनी हाइट तक चढ़ा हुआ है, S2 हाइट तक चढ़ा हुआ है पारा। जब हमने इसे जोड़ दिया तो S2 हाइट तक चढ़ा है, तो S2 इंटू कितना अपेक्षित ग्रोथ है इसका, S2। HA का मान निकालेंगे तो HA का मान हो जाएगा यहाँ पे S2 इंटू S2 माइनस H1, S1 हो जाएगा। इस तरह से माना जाएगा। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, क्योंकि H2 का मान जो होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दे देगा कि L इंक्लाइंड लंबाई तक द्रव इसमें ऊपर चढ़ गया है, तो L का मान देगा आपको, L का मान तो देगा यहाँ पे, और कोण भी दे देगा कि कितनी कोणों पर ये आपकी नली झुकी हुई है, तो आपको थीटा का मान भी देगा। तो S2 का मान आपको देता नहीं है इसमें, तो S2 का मान नहीं देता, तो इस क्वेश्चन से हम मान निकाल सकते हैं S2 इक्वल टू L साइन थीटा। तो जब हमारा S2 का मान देगा ही नहीं, तो हम इसे फॉर्मूले को भी कन्वर्ट कर देंगे, किसके फॉर्म में, L और साइन थीटा के फॉर्म में, L और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो S2 है, तो S2 के स्थान पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर S2 के स्थान पर ले सकते हैं हम L साइन थीटा इंटू S2 माइनस H1 S1। ठीक है, प्रेशर हेड आ जाएगा ये पर। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी नली होगी इंक्लाइंड वाली, वो थीटा कोण पर झुकी होगी, थीटा कोण पर झुकी होगी, और कह देगा ये जब हमने पाइप के साथ जोड़ दिया तो यह राइट वाली तरफ जो हमारा पारा था वो L हाइट तक ऊपर चढ़ गया। तो L हाइट तक ऊपर चढ़ गया मतलब इंक्लाइंड वाली लंबाई देगा, क्योंकि थीटा कोण पर ये झुकी हुई है, तो L का मान देगा आपको, थीटा देगा। तो S2 का मान आपको दिया नहीं हो, तो S2 का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में हम क्या है, हेड के फॉर्म में ही निकालना है। तो हेड के फॉर्म में तभी तो निकालो जब S2 पता होगा। तो S2 के लिए हमने इक्वेशन बना ली इस तरह से, ये हमारा बन गया ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो L S2 और थीटा साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, S2 अपॉन L, S2 का मान आ गया L इंटू साइन थीटा। तो जब S2 का मान निकालना होगा तो L और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा S2 का मान आ जाएगा। अब जनरल इक्वेशन हमने मान लिया, हमें पता नहीं होगा S2, हमने इसे S2 नाम दे दिया, सही S2 नाम दे दिया, तो हमने इसे सॉल्व करा इक्वेशन को। यहाँ पर हमें मान निकालना है, तो HA प्लस यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर हेड क्या होगा हमारा, H1 इंटू S1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा S2 इंटू S2। ठीक है, और S2 का मान आपको दिया नहीं होगा, तो आपको L का मान और थीटा का मान दिया होगा, तो इससे हमने इक्वेशन बना दिया S2 इक्वल टू L इंटू साइन थीटा, और S2 का मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी HA इक्वल टू L साइन थीटा इंटू S2 माइनस H1 S2, H1 S1 होगा ये, सॉरी। ठीक है, H1 S1। ठीक है, तो अपेक्षित गुरुत्व के मान आपको याद रखने हैं, खासकर जल के और पारे के। बाकी और कोई भी फ्लूइड दिया होगा तो वो आपको क्वेश्चन में पेपर में दिया होगा कि उसका अपेक्षित गुरुत्व कितना है, लेकिन आपको पारे का याद ही रखना है, 13.6 होता है। पारे का कितना होता है अपेक्षित गुरुत्व, एस का मान होता है 13.6, और वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 1। तो वाटर का और पारे का आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ निकाल लोगे तो उसके बाद आपसे प्रेशर ही पूछ सकता है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप,
प्रेशर आपको पता होता है P = रो इंटू जी इंटू एच होता है, और आपको प्रेशर निकालना है अगर ए पॉइंट पर तो एच पी क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू एच, तो रो आ जाएगा किसका, वाटर का, क्योंकि वाटर भरा हुआ है पाइप में, वाटर का हमारा रो आ जाएगा इंटू जी, और एच ए का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एच ए का मान क्या है, एल साइन थीटा H2 माइनस H1 S1। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका, तो प्रेशर भी निकाल सकते हैं और प्रेशर हेड भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, इसके क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करा ही देंगे।